मैं पुष्पेन चतुर्वेदी तिवारी लाइव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जो अपन सेल बायोलॉजी के अंतर्गत जो साइटोलॉजी चल रही थी उसके अंतर्गत अपन कोशिका के बारे में पढ़ चुके थे कि कोशिका जो है कोशिका कैसे कहते हैं, कोशिका के प्रकार जो थे उनके बारे में पढ़ चुके थे। कोशिका की संख्या जो है इसके आधार पर जीवों के प्रकार पढ़ चुके थे। इसके अलावा कोशिका जो है इसके आकार और आमाप के बारे में अपन पढ़ चुके थे। अब कोशिका की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, कोशिका की जो संरचना है, इसको समझने के लिए जो कोशिका है इसमें जंतु कोशिका का ये सामने जो चित्र बना हुआ है इसके अंतर्गत जंतु कोशिका की अल्ट्रा स्ट्रक्चर को अपन 3 भागों में अध्ययन करते हैं। पहला पॉइंट आता है कोशिका झिल्ली, दूसरा पॉइंट आता है कोशिका द्रव्य और तीसरा पॉइंट आता है केंद्रक। इसमें जो पहला पॉइंट है ये जो कोशिका झिल्ली है, सबसे पहले कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ें। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा कला के नाम से भी जाना जाता है, इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा कला भी कहा जाता है। जैसा कि ये कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, कोशिका के जीव द्रव्य को चारों ओर से घेरे हुए जो संरचना पाई जाती है उसे अपन कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली के बारे में सबसे पहले 1855 में सी नागेली तथा सी क्रैमर ने बताया था। इन्होंने सर्वप्रथम इसे सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला कहा था। कोशिका कला कहा था इसके बारे में, कोशिका कला के बारे में बताया था नागेली तथा क्रैमर ने। सर्वप्रथम इन्होंने इसे कोशिका कला कहा। 1931 में प्लाव नामक वैज्ञानिक ने इसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा कला नाम दिया था। वर्तमान में इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। तो प्लाव ने इसे प्लाज्मा कला कहा। 1855 में नागेली और क्रैमर ने इसे कोशिका कला कहा था। जो सामान्य तौर पर इस तरह से प्रश्न जो पुटअप किया जाता है, कोशिका झिल्ली जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है, तो कोशिका झिल्ली जो है यह वसा तथा प्रोटीन की बनी होती है। इसे अपन फास्फोलिपिड भी कह सकते हैं, फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है। वसा तथा प्रोटीन की बनी हुई होती है, इसे फास्फोलिपिड भी कह सकते हैं। फास्फोलिपिड जो है, फास्फो का मतलब यहाँ प्रोटीन से है और लिपिड का मतलब यहाँ पर वसा से है। फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है। जो कोशिका झिल्ली है इसकी संरचना को समझाने के लिए भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए थे। इनमें से जो प्रमुख मत थे, प्रमुख सिद्धांत जो थे, प्रमुख मॉडल जो थे वो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले पहला मॉडल जो था सन 1930 में सैंडविच मॉडल प्रतिपादित किया गया था। सैंडविच मॉडल, ये जो सैंडविच मॉडल था ये 1930 में प्रतिपादित किया गया था और इसे प्रतिपादित करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे डेनियली तथा डेफसन। डेनियली तथा डेफसन ने यह मॉडल जो था 1930 में प्रतिपादित किया। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि सैंडविच मॉडल, सैंडविच जो है इसके अंतर्गत यहां पर जो प्रोटीन है और लिपिड है इसकी परतें पाई जाती हैं। ट्राई लेयर जो है वो इसके अंतर्गत पाई जाती है सैंडविच मॉडल के अंतर्गत। इस मॉडल की अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से इसमें ये प्रोटीन परत है, ये भी प्रोटीन परत होती है। यानी पर्दीय स्तर जो होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं और मध्य का जो स्तर होता है ये वाला, ये जो है वो लिपिड या वसा का बना होता है। लिपिड के जो अणु होते हैं ये आधारीय स्तर पर समकोण के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसकी अगर अपन बात करते हैं तो ये जो परतें होती हैं, जो प्रोटीन परतें होती हैं, ये 20 से 25 एंगस्ट्रॉन मोटी होती हैं। ये भी वही 20 से 25 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है। और जो लिपिड की परत होती है ये 30 से 35 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है।
अर्थात अगर अपन बात करते हैं तो सैंडविच मॉडल जो था वो डैनियल डेविसन ने प्रतिपादित किया था 1930 में। इस मॉडल के अनुसार इन्होंने बताया था कि जिस प्रकार सैंडविच के अंतर्गत लेयर उपस्थित होती हैं, उसी प्रकार जो कोशिका झिल्ली होती है वो सैंडविच की तरह ही 3 लेयरों में बनी हुई होती है, जिनके अंतर्गत 2 लेयर जो होती है यानी पर्दीय लेयर जो होती हैं वो तो होती है प्रोटीन की बनी हुई, और मध्य वाली जो लेयर होती है वो होती है लिपिड की बनी हुई। इसके अंतर्गत जो कोशिका झिल्ली होती है इसकी मोटाई जो है वो 75 से लेके और 100 एंगस्ट्रॉन के मध्य में होती है, यानी 75 से लेके 100 एंगस्ट्रॉन के मध्य में जो है वो इसकी मोटाई होती है। ये जो मॉडल था ये पहला मॉडल था, ये जो कोशिका झिल्ली थी इसको समझाने के लिए सैंडविच मॉडल प्रतिपादित किया गया था। दूसरा नंबर जो आता है, दूसरे नंबर की अगर अपन बात करते हैं तो दूसरा नंबर जो है वो इकाई कला मॉडल था। कौन सा था? इकाई कला मॉडल। इस मॉडल की अगर अपन बात करते हैं, इकाई कला मॉडल, ये मॉडल जो था वो 1956-57 में वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्टसन ने प्रतिपादित किया था इकाई कला मॉडल। जैसा कि नाम से विदित हो रहा है इकाई कला, यूनिट मेम्ब्रेन के रूप में यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से जो परतें हैं वो तो वही प्रोटीन और लिपिड की उपस्थित होती हैं। इसमें भी वो जो पर्दीय जो परत होती है वो तो किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन की बनी हुई होती है। और इसके मध्य में जो है वो क्या उपस्थित होती हैं? लिपिड की परतें पाई जाती हैं, लिपिड पाया जाता है, लिपिड के अणु पाए जाते हैं। ये वो प्रोटीन लेयर है, ये भी प्रोटीन परत होती है, और ये मध्य वाली जो होती हैं वो लिपिड की परत होती है। इसकी अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो प्रोटीन परत होती है इसकी मोटाई जो होती है वो 20 एंगस्ट्रॉन की होती है, 20 एंगस्ट्रॉन की दोनों परतें पर्दीय परतें होती हैं। और इसके मध्य की जो मोटाई होती है यानी लिपिड जो परत होती है इसकी मोटाई जो होती है वो 35 एंगस्ट्रॉन होती है। ये 35 एंगस्ट्रॉन होती है, 20 एंगस्ट्रॉन की ये दोनों परतें पाई जाती है। तो इस मॉडल के अनुसार पूरी जो अगर अपन बात करते हैं तो जो कोशिका झिल्ली है इसकी मोटाई जो है वो कितनी हो गई? 75 एंगस्ट्रॉन, 75 एंगस्ट्रॉन मोटाई जो होती है वो इसके अंतर्गत पाई जाती है। तीनों लेयर जो होती हैं वो 3 लेयर होती हैं उन्हें को तो, लेकिन ये दिखाई देती हैं एक लेयर के रूप में, अर्थात इसलिए इसका नाम दिया गया इकाई कला मॉडल। जो कि जहां बात करते हैं अपन तो सामान्य तौर पर जो कोशिका झिल्ली है इसकी गतिज अवस्था को ये प्रदर्शित नहीं करता है, ये मॉडल जो है वो गतिज अवस्था को प्रदर्शित नहीं करता है। अब जो इसका अंतिम जो तीसरा मॉडल है जो सर्वमान्य मॉडल के रूप में जाना जाता है, इस मॉडल की अगर अपन बात करते हैं तो सर्वमान्य मॉडल के रूप में प्रमुख रूप से तीसरा मॉडल है जिसको अपन कहेंगे तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल ये मॉडल जो है ये 1972 में सिंगर तथा निकोलसन नामक वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था। 2 वैज्ञानिक थे, सिंगर और निकोलसन। इन दोनों ने ये तरल मोज़ेक मॉडल जो था वो प्रतिपादित किया था, और ये जो है वो सामान्य तौर पर कोशिका की गतिज जो प्रवृत्ति होती है इसको भी प्रदर्शित करने का कार्य करता है। यहां पर अगर अपन बात करते हैं तरल मोज़ेक मॉडल जो है इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से वो ही परतें जो होती हैं वो तो वही लिपिड की और प्रोटीन की होती हैं। यहां प्रोटीन जो होती है वो 2 रूपों में पाई जाती है, और ये जो प्रोटीन है इसकी अगर अपन बात करते हैं तो सामान्य तौर पर जो ये संरचना होती है इसके अंतर्गत 2 प्रकार की प्रोटीन होती है। एक तो होती है पर्दीय प्रोटीन, एक तो होती है पर्दीय प्रोटीन जिसके अंतर्गत प्रोटीन के अणु जो होते हैं वो परतों पर पाए जाते हैं, ऊपरी परतों पर पाए जाते हैं। दूसरे नंबर की जो प्रोटीन होती है उसको कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन जो होती है इसकी अगर अपन बात करते हैं तो यह प्रोटीन जो है ये सामान्य तौर पर जो लिपिड के अणु होते हैं उनमें धसी हुई होती है, लिपिड के अणुओं में पाई जाती है। ये लिपिड के अणु होते हैं, लिपिड के अणुओं में यह पाई जाती है, इनके अंतर्गत धसी हुई होती है। इंटीग्रल प्रोटीन जो होती है
इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से कुछ प्रोटीन के पार्ट जो होते हैं वो बाहर की ओर निकले हुए होते हैं, अर्थात उसका कुछ भाग जो होता है वो तो लिपिड के अणुओं में धसा हुआ होता है, कुछ भाग जो होता है वो परदीय यानी परत जो होती है उससे बाहर की ओर निकला हुआ होता है। इस प्रकार की ये जो प्रोटीन होती हैं, इन प्रोटीनों को चैनल प्रोटीन कहा जाता है। ये इंटीग्रल प्रोटीन जो होती है इससे चैनल प्रोटीन कहा जाता है। और ये जो चैनल प्रोटीन होती है इससे कुछ पदार्थ जो होते हैं, ये सामान्य तौर पर जो तरल पदार्थ होते हैं वो कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करते हैं। तो जो कोशिका झिल्ली होती है इसका सर्वमान्य मॉडल जो है वो अगर अपन बात करते हैं तो सर्वमान्य मॉडल जो है वो कौन सा है, ये जो तरल मोज़ेक मॉडल के नाम से जाना जाता है, ये सर्वमान्य मॉडल होता है। अब जो कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली के अंतर्गत जो प्रमुख रूप से चैनल प्रोटीन होती है, ये चैनल प्रोटीन का कुछ पार्ट जो होता है वो अंदर की ओर धसा हुआ होता है, कुछ पार्ट जो होता है वो बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। ये जो चैनल प्रोटीन है, इस चैनल प्रोटीन के द्वारा ही जो सामान्य तौर पर तरल पदार्थ होते हैं इनका आवागमन जो होता है वो कोशिका झिल्ली के अंतर्गत कोशिका के अंदर होता है। जो कोशिका झिल्ली है ये अर्धपारगम्यता तथा चयनात्मकता प्रदर्शित करती है, सेलेक्टिविटी प्रदर्शित करती है। अर्धपारगम्यता का मतलब कुछ पदार्थ जो होते हैं वो कोशिका के अंदर पहुंचते हैं, कुछ पदार्थ जो होते हैं वो कोशिका के अंदर नहीं पहुंचते हैं, अर्थात जो कोशिका के लिए लाभकारी पदार्थ होते हैं उन्हें ही यह कोशिका के अंदर आने देती है और जो हानिकारक होते हैं उन्हें कोशिका के अंदर नहीं आने देती है। तो जो सर्वमान्य मॉडल था वो था तरल मोज़ेक मॉडल। कोशिका झिल्ली को समझाने के लिए, कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए 3 मॉडल प्रतिपादित किए गए थे। पहला मॉडल जो था वो सैंडविच मॉडल था, किसने दिया था, डैनियली तथा डेवसन ने दिया था। दूसरा जो मॉडल था, दूसरा मॉडल जो है वो क्या, जो जिसको अपन क्या कहते हैं दूसरे मॉडल को, इकाई कला मॉडल, जो कि रॉबर्टसन ने दिया था, जो कि रॉबर्टसन ने प्रतिपादित किया था। और तीसरा मॉडल जो है जिसको अपन, तीसरा मॉडल जो है वो तरल मोज़ेक मॉडल के नाम से जाना जाता है, जो सिंगर तथा निकोलसन ने प्रतिपादित किया था। अब जहां पर इसकी बात करते हैं तो जो कोशिका झिल्ली है ये अर्धपारगम्यता तथा चयनात्मकता प्रदर्शित करती है। अब जो कोशिका झिल्ली है इसकी अगर अपन बात करते, इसकी कुछ रूपांतरित संरचनाओं के बारे में पूछा जाता है। कोशिका झिल्ली की कुछ रूपांतरित संरचनाएं, जो रूपांतरित संरचनाएं होती हैं, रूपांतरित संरचना का मतलब कुछ अंग होते हैं, कुछ भाग होते हैं, उनकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो रूपांतरित होकर विशेष संरचनाओं का निर्माण करती है। इसमें पहला नाम आता है सूक्ष्मांकुर, जिसको इंग्लिश में माइक्रोविलाई कहा जाता है। माइक्रोविलाई के नाम से जाना जाता है, सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाई। जो ये जो संरचना है इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से जो अपनी इंटेस्टाइन होती है, आंत जो होती है, इस आंत की आंतरिक भित्ति जो होती है, अर्थात इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है ये उंगली के समान प्रवर्धों में परिवर्तित हो जाती है। जैसे ये आंत है तो इसकी अंतर्गत जो ये संरचना है इसमें उंगली के समान प्रवर्ध बन जाते हैं। ऐसे ये उंगली के समान जो प्रवर्ध होते हैं इन्हें सूक्ष्मांकुर कहा जाता है, जो कि सामान्य तौर पर इस आंत की सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करते हैं। भोजन के पाचन के पश्चात जब अवशोषण होता है तो अवशोषण के समय आंत की सतही क्षेत्रफल जो होता है, इस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम जो होता है वो किसका होता है, सूक्ष्मांकुर का होता है। तो सूक्ष्मांकुर नामक जो संरचना है यह कोशिका झिल्ली का रूपांतरित भाग है, अर्थात कोशिका झिल्ली का ही रूपांतरण होता है। दूसरा नाम आता है डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स, जहां डेस्मोसोम्स की बात करते हैं अपन, तो डेस्मोसोम्स जो होता है, जो कोशिका झिल्ली, ये जो पार्ट होता है, यह पार्ट वह पार्ट होता है जहां से यानी कोशिका झिल्ली जो है उसके ऊपर से छोटे छोटे धागे के समान संरचनाएं जो होती हैं वो विकसित हो जाती है। जैसे इस प्रकार अगर अपन बात करें कि ये कोशिका झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली का वह पार्ट जिस पे से धागे समान संरचनाएं विकसित होती हैं उस भाग को डेस्मोसोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेस्मोसोम्स कहा जाता है। और ये जो सूक्ष्म धागे समान संरचनाएं होती हैं
इन संरचनाओं को टोनोफाइब्रिल कहा जाता है। टोनोफाइब्रिल के नाम से इनको जाना जाता है। ये टोनोफाइब्रिल होता है, सामान्य तौर पर कोशिका को यांत्रिक शक्ति जो होती है उसे प्रदान करने के लिए संरचना बनती है, जिसका नाम होता है डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स तो पहला था सूक्ष्मांग और दूसरा है डेस्मोसोम्स। एक तीसरा पार्ट और आता है, इसको कहते हैं इंटरडिजिटेशन। इंटरडिजिटेशन ये जो पार्ट है इंटरडिजिटेशन, ये प्राणी कोशिकाओं के अंतर्गत पाया जाता है। जब दो प्राणी कोशिकाएं जो होती हैं वो पास पास आ जाती हैं, तो पास पास आने के पश्चात इसमें जो कोशिका झिल्ली होती है वो कुछ स्थानों से संलग्न दिखाई देती है। ये संलग्न जो पार्ट होते हैं, इन पार्टों को क्या कहा जाता है? इंटरडिजिटेशन कहा जाता है। तो जो कोशिका की रूपांतरित संरचनाएं, उनमें 3 बॉन्ड हैं। नंबर 1 है सूक्ष्मांकुर, नंबर 2 है डेस्मोसोम्स और नंबर 3 है इंटरडिजिटेशन। अब इसके बाद बात करें अपन की कोशिका झिल्ली जो होती है इसके कार्य क्या हैं। तो कोशिका झिल्ली के कार्यों की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले जो कोशिका झिल्ली होती है इसके प्रमुख कार्य जो हैं, इनके अंतर्गत मैंने बोला अभी आपके सामने कि ये अर्धपारगम और चयनात्मकता प्रदर्शित करती है, अर्थात सेलेक्टिविटी प्रदर्शित करती है। विभिन्न पदार्थ जो होते हैं, इन पदार्थों को कोशिका के अंदर कोशिका के जो जीवद्रव्य होता है को जीवद्रव्य में लाने का काम करती है। जीवद्रव्य में कुछ जो उत्सर्जित पदार्थ हैं यानी हानिकारक पदार्थ होते हैं, उन्हें कोशिका से बाहर निकालने का काम जो होता है वो भी किसका होता है? कोशिका झिल्ली का ही होता है। सामान्य तौर पर जो कोशिका झिल्ली होती है ये कोशिका को आलंबन भी प्रदान करती है, जीवद्रव्य जो होता है इसकी सुरक्षा करती है, कोशिकांग जो होते हैं इसकी सुरक्षा करने का काम करती हैं। इसके अलावा जो इसके अंतर्गत मैंने बोला आवागमन के अंतर्गत जो ठोस पदार्थ हैं और जो तरल पदार्थ हैं, तो ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ जो होते हैं इन्हें अंतर्ग्रहण की जो प्रक्रिया होती है, यहां से प्रश्न पुटअप किया जाता है। जो अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया होती है उसे फैगोसाइटोसिस कहा जाता है, उसे फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। अर्थात जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों के अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? फैगोसाइटोसिस कहलाती है। इस फैगोसाइटोसिस को भी अपन 2 पार्टों में अध्ययन करते हैं। एक तो होता है कोशिका पायन। कोशिका पायन, कोशिका पायन को पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। पिनोसाइटोसिस, जहां जो तरल पदार्थ होते हैं, मैंने बोला अभी पदार्थ जो होते हैं वो ठोस पदार्थ के रूप में भी होते हैं और तरल पदार्थ के रूप में भी होते हैं। तो जो तरल पदार्थ होते हैं, इन तरल पदार्थों के अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोशिका पायन कहलाती है। तरल पदार्थों के अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया कोशिका पायन के नाम से जानी जाती है। और दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है कोशिका भक्षण। कोशिका भक्षण एंडोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। कोशिका भक्षण ये जो है ये तरल पदार्थों के लिए था, तो ये जो है वो ठोस पदार्थों के लिए होगा। अर्थात ठोस पदार्थों के अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? कोशिका भक्षण के नाम से जानी जाती है। तो सामान्य तौर पर जो कोशिका झिल्ली होती है, इस कोशिका झिल्ली के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों के अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फैगोसाइटोसिस के नाम से जानी जाती है। तो मैंने बोला अभी आपके सामने कि कोशिका है, इस कोशिका का अध्ययन जो होता है वो प्रमुख रूप से 3 पॉइंटों के रूप में किया जाएगा। नंबर 1 है कोशिका झिल्ली, जिसके बारे में अभी अपन ने पढ़ा था कि कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए कौन कौन से मॉडल प्रतिपादित किए गए थे, और कोशिका झिल्ली जो है इसकी रूपांतरित संरचनाएं क्या हैं, और कोशिका जो है इसके कोशिका झिल्ली के कार्य क्या हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो इसके अंतर्गत है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो है इसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म है, ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, कोशिका का मध्य भाग जो है इसको अपन कहेंगे केंद्रक। जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में स्थित होता है, जबकि पादप कोशिका जो होती है इसमें पर्दी की ओर स्थित होता है। तो जो केंद्रक है, इस केंद्रक का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? केंद्रक कला कहलाती है, केंद्रक झिल्ली कहलाती है, और ये कोशिका झिल्ली है। केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली जो होती है, इसके मध्य का जो पार्ट होता है, इसका जो रिक्त स्थान होता है, इस रिक्त स्थान में भरा हुआ जो द्रव्य होता है, इस द्रव्य को अपन कहते हैं कोशिका द्रव्य।
साइटोप्लाज्म के नाम से इसको जानते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंतर्गत अनेक संरचनाएं जो होती हैं वो अपने को तैरती हुई दिखाई देती हैं, अनेक संरचनाएं दिखाई देती हैं। इन संरचनाओं को कोशिका के अंगक या कोशिकांग के नाम से जाना जाता है। अब जो कोशिकांग हैं, इन कोशिकांगों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि कोशिकांग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें, ये जो कोशिकांग हैं इनके ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली के आधार पर इन्हें प्रमुख रूप से जो कोशिकांग हैं इन्हें निम्न भागों में बांटा जाता है। पहला नंबर आता है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांगों की अगर अपन बात करते हैं तो जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका यानी दोनों ही कोशिकाओं की बात करें तो इनके अंतर्गत प्रमुख रूप से दो कोशिकांग ऐसे होते हैं जो दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। इसके अंतर्गत पहला आता है जिसको अपन कहते हैं लवक या प्लास्टिड। लवक या प्लास्टिड जो है वो जंतु कोशिका में तो नहीं पाया जाता है, परंतु ये पादप कोशिका में पाई जाने वाली संरचना होती है, पाया जाने वाला कोशिकांग होता है, ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। इसी में दूसरा पॉइंट जो आता है वह आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और पादप कोशिका में भी पाया जाता है। ये ऐसा कोशिकांग होता है जो दोहरी झिल्ली युक्त होता है। तो ये दोनों जो कोशिकांग हैं, लवक और प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों ही दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। अगर पूछा जाता है जंतु कोशिका के अंतर्गत दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सा है तो आपका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ये जो कोशिकांग हैं इनके बाद में फिर आता है एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। जो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं इनकी अगर अपन बात करते हैं तो इसमें पहला आता है अंतःप्रदपयी जालिका। दूसरे नंबर पर आता है गोल्जी का, गोल्जी उपकरण भी कह सकते हो इसको। तीसरे नंबर पर आता है लाइसोसोम और इसमें अन्य के रूप में पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइओक्सिसोम, उपस्थित होते हैं। ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। इसके अलावा अन्य संरचनाओं के रूप में, अन्य संरचनाओं के रूप में अगर अपन बात करते हैं तो इसमें सूक्ष्म नलिकाएं उपस्थित होती हैं। सूक्ष्म नलिकाओं के अलावा कशाभिका, पक्षमाभिका, सिलिया, फ्लैजिला और रिक्तिका पाई जाती है। अब अन्य संरचनाओं के बाद में अंतिम पॉइंट जो आता है वह आता है झिल्ली रहित कोशिकांग, यानी आवरण रहित कोशिकांग जो होते हैं ये है झिल्ली रहित कोशिकांग। तो झिल्ली रहित कोशिकांग जो हैं ये अगर अपन बात करें सामान्य तौर पर जो झिल्ली रहित कोशिकांग हैं इनमें जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंतर्गत तो सामान्य तौर पर जो राइबोसोम होता है वो जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और पादप कोशिका में भी पाया जाता है। लेकिन एक कोशिकांग जो है वो केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और इसका नाम होता है तारक काय। ये जो तारक काय है ये केवल और केवल किस में उपस्थित होता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में तारक काय जो होता है ये अनुपस्थित होता है। लेकिन दूसरा कोशिकांग जो है जिसको कहते हैं अपन राइबोसोम,
राइबोसोम जो है वो जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और पादप कोशिका में भी पाया जाता है। ये राइबोसोम जो होता है वो भी झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। ये कई बार प्रश्न पुटअप किया गया, विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है कि झिल्ली रहित कोशिकांग कौन कौन से होते हैं। तो झिल्ली रहित कोशिकांगों में तारक काय और राइबोसोम जो हैं वो झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं। तो सामान्य तौर पर कोशिकांग जो हैं उनका अध्ययन अपन निम्न रूप में करेंगे। सबसे पहले दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग केवल और केवल जो जंतु कोशिका है इसके अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। दूसरी जहां बात करते हैं, ये केवल जंतु कोशिका में लवक और प्लास्टिड जो होते हैं, लवक या प्लास्टिड जिसको कहते हैं अपन, ये पादप कोशिका में भी उपस्थित है और ये जो पादप कोशिका में पाया जाता है लवक या प्लास्टिड, जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होता है। लवक और माइटोकॉन्ड्रिया हैं, दोनों की दोनों ही जो हैं ये पादप कोशिकांग में उपस्थित होते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग के अंतर्गत अंतःप्रतप्पी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानी जाती है। गोल्जी कहा है, लाइसोसोम है, अन्य संरचनाओं में पेरोक्सीसोम, ग्रायोक्सीसोम जो होते हैं वो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग के अंतर्गत पाए जाते हैं। और झिल्ली रहित कोश जहां जो अन्य संरचनाओं के अंतर्गत ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग के रूप में उपस्थित होते हैं। अन्य संरचनाओं में सूक्ष्म नलिकाएं हैं, कशाविका है, पक्षमाविका है और रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। और झिल्ली रहित कोशिकांगों के अंतर्गत तारककाय और राइबोसोम होते हैं। तो अब यहाँ से अपन जो है वो जो कोशिकांग हैं इनका बारी बारी से जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक्स।